ओके, तो देखो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व किस तरीके से बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले कि हमारे पास एक डायग्राम है ना, जो आपके एनसीईआरटी में प्रॉपरली दिया हुआ है। उस डायग्राम को हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है। राइट, दिस इज़ द कर्व। जी। तो इस कर्व में हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, मतलब हमारे पास वाई एक्सिस पे हमें दिख रहा है कि इधर है हमारे पास स्ट्रेस, इधर हमें दिख रहा है कि इस एक्स एक्सिस पे हमारे पास है स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता था? स्ट्रेस होता था आपका सिंपली स्ट्रेस को हम कैसे लिखते थे? तो स्ट्रेस हम लिखते थे, स्ट्रेस की वैल्यू होती थी फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, यानी अ काइंड ऑफ प्रेशर होता था। और स्ट्रेन हम कैसे लिखते थे? तो स्ट्रेन हम लिखते थे क्या? डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ ओवर का लेंथ, इस तरीके से हम स्ट्रेन को लिखते थे। और ये ऊपर वाला है हमारा स्ट्रेस, है ना। तो एक कंडीशन एज्यूम करते हुए हम इस पूरे केस में चलेंगे। हम इस तरीके से मानेंगे कि मान लो यहाँ पे एक ऐसे सीलिंग पे या किसी छत पे एक इस तरह का थ्रेड जो है वो बंधा हुआ है ना। इस तरह का थ्रेड हमारे पास है जो बंधा हुआ है, और वो थ्रेड पे हम यहाँ पे ना कुछ वेट लगा रहे हैं। तो अब क्या है कि जैसे जैसे हम वेट लगाएंगे ये थ्रेड जो है वो खिंचता चला जाएगा, है ना। तो अभी हमने 5 किलो का एक वेट लगाया और ये हमारा सीलिंग है, एक छत से हमने उस थ्रेड को टांग रखा है। तो अब स्टार्टिंग में क्या होगा कि ये थ्रेड जो है, ये जो रस्सी है, ये जो धागा है, ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगी। तो यही काम पे अब हम धीरे धीरे वेट बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे हम ग्राफ को ऑब्जर्व करते जाएंगे। इस पे हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व टोटली बनेगा, है ना। और अलग अलग पॉइंट्स को देखेंगे हम कि किसको हम कौन से पॉइंट्स कहते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारा 0 पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास 0 वेट था उस पर। अब धीरे 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 करके हमने वेट बढ़ाया। तो जैसे जैसे हम वेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा, यानी कि वेट बढ़ाने का मतलब है हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम क्या बढ़ा रहे हैं? स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे स्ट्रेस को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेन भी इंक्रीज़ कर रहा है, एज़ पर हुक्स लॉ। हुक्स लॉ यही है। हुक्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप स्ट्रेन को बढ़ाओगे आपका स्ट्रेस भी बढ़ते जाएगा, या फिर स्ट्रेस को बढ़ाओगे स्ट्रेन आपका बढ़ते जाएगा। यानी कि जैसे आप वेट को इंक्रीज़ कर रहे हो, थोड़ी सी धागे की लंबाई अगर 5 मीटर थी लेट से, तो अब थोड़ा सा 5.1 मीटर हो जाएगी। तो इट विल कंटिन्यूसली इंक्रीज एज यू आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेस। नाउ एट पॉइंट ए, मीन्स टिल पॉइंट ए, व्हाट इज हैपनिंग कि ए पॉइंट तक जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाओगे प्रोपोर्शनलिटी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर के स्ट्रेन भी बढ़ते रहेगा। तो इसे हम हुक्स लॉ कहेंगे कि पॉइंट ए तक हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। यानी कि जैसे ही पॉइंट ए से अगर आप सडन ये वेट हटा लीजिए, तो जो ये 5.1 मीटर हो गया था वो फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ में चला जाएगा, यानी 5 मीटर पे पहुंच जाएगा। यानी पॉइंट ए पे अगर आप वेट हटा लेते हो तो फिर वो ओरिजिनल शेप में फिर से पहुंच जाता है, जो भी बॉडी होती है आपकी, जो भी मटेरियल होती है, ठीक है। अब उसके बाद से हमने क्या किया कि फिर से एक पॉइंट आ गया, उसके बाद से ए से बी तक, यानी फिर तक हम ए से बी तक थोड़ा सा हमने स्ट्रेस उस पर बढ़ाया, है ना। तो स्ट्रेस हमने थोड़ा सा बढ़ाया, स्ट्रेन उसके करस्पॉन्डिंगली ज़्यादा बढ़ गया। यानी ए से बी तक में ये है कि आपने थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया लेकिन स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ये पॉइंट आ गया है कि अगर ज़रा सा भी आप फोर्स उस पर, यानी ज़रा सा भी इसका वेट जो भी आपने लटकाया हुआ है इससे, उसका वेट ज़रा सा भी आप बढ़ाओगे तो इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, पहले जैसे जितनी बढ़ी थी उससे ज़्यादा बढ़ेगी। तो पॉइंट बी पे आ गए, है ना। अब पॉइंट बी इन दिस कर्व इज नोन एज यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। तो इस पॉइंट बी को हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट, या फिर हम इसी को और नोन कहते हैं इलास्टिक लिमिट, है ना। और इस यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस होता है उसे कहते हैं हम यील्ड स्ट्रेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम सिग्मा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट बी को हम क्या कहते हैं? यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इलास्टिक लिमिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लिमिट तक वो इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसमें। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर जब भी आप कोई भी अटैच्ड स्ट्रेस को हटाएं तो वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले। तो इलास्टिक लिमिट इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉइंट बी तक अगर आप वेट हटा दोगे तो ये ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। अब बी से आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि बी से और ज़्यादा स्ट्रेस को, हम जरा सा भी स्ट्रेस को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, यानी कि देखो बी पे स्ट्रेस इतना था और डी पे स्ट्रेस इतना है। बी से हम जरा सा भी स्ट्रेस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो डी तक पूरा पहुंच जा रहा है ना। यानी बी से आगे एक पॉइंट पहुंच जा रहा है जहाँ पे आप जरा सा भी स्ट्रेस अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो स्ट्रेन आपका बहुत ही तेज़ी से, जरा से स्ट्रेस इंक्रीज पे स्ट्रेन बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है जरा से स्ट्रेस बढ़ाने पे, है ना। अच्छा अच्छा, अब इस बी और डी के बीच में एक पॉइंट है जिसे हम कह रहे हैं सी। बी और डी के बीच में एक पॉइंट है जिसे हम सी कह रहे हैं। सी पॉइंट आपका ये दिखाता है कि अगर सी तक आपकी ये बॉडी पहुंच गई, यानी स्ट्रेस आपने इतना बढ़ा दिया, यहाँ पे एक और वेट बढ़ा दिया है ना, कुछ इस पे वेट बढ़ा दिया तो स्ट्रेस इस पे इतना बढ़ चुका है
कि इसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन सेट हो गया है, यानी एक परमानेंट सेट हो गया है, एक इस पर डिफॉर्मेशन, जैसे बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे का कपड़ा किसी बड़े बच्चे ने पहन लिया, तो अगर 3 साल के बच्चे के कपड़े को अगर कोई 15 साल का बंदा पहन ले, है ना, तो इतना बड़ा वो कपड़ा हो जाएगा कि इस कपड़े को दोबारा ये जो 3 साल वाला बच्चा है वो नहीं पहन पाएगा। तो इस कपड़े का हम कहेंगे कि इस कपड़े का परमानेंट सेट हो गया है, यानी इसी बात को दूसरी भाषा में कहते हैं हम, इसका क्या हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया है, यानी ये इतना डिफॉर्म हो गया है कि अब ये दोबारा अपने शेप में नहीं आ सकता। तो सी पॉइंट को हम कहेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। और पॉइंट डी को कहते हैं हम, इस पॉइंट को कहते हैं हम, इस पॉइंट डी को कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट का मतलब है सबसे आखिरी, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के नाम से हम डी पॉइंट को जानते हैं, जिस पॉइंट तक हमने इस स्ट्रेस को कंटिन्यूसली बढ़ाया है। अब देखिए डी पॉइंट तक हुआ क्या कि डी पॉइंट तक आपका ये जो वायर है ये परमानेंट डिफॉर्म हो गया है, यानी कि अब इसका शेप पूरी तरीके से बदल चुका है डी पॉइंट तक, जैसे जैसे स्ट्रेस हम बढ़ा रहे थे। लेकिन डी पॉइंट तक अभी ये मटेरियल जो है वो आपका टूटा नहीं है ना। लेकिन जैसे ही आप डी पॉइंट के आगे आप स्ट्रेस और बढ़ाओगे, यानी कि अब क्या है कि तुम सोच रहे हो कि इसकी लंबाई बढ़ रही है तो और भी बढ़ाते जाओ मैं, है ना। तो आप 15 साल की जगह आप कोशिश कर रहे हो कि एक 20 साल के पर्सन को बढ़ा दे, ज़्यादा ज़्यादा यही होगा कि भाई वो कपड़ा जो है वो और बड़ा हो जाएगा। तुमने ऐसा सोचा कि 3 साल का बच्चा था, उसी को 15 वाले को पहना दो, उसी को 20 को पहना दो। तो तुमने जब 20 वाले को उसी कपड़े को पहनाया तो अब क्या है, वो कपड़ा पूरी तरीके से फट गया, यानी ये 20 साल वाला बच्चा अब नहीं पहन सकता उसे, है ना। तो अब क्या है कि डी से और ज़्यादा जब स्ट्रेस बढ़ा तो जैसे ई पॉइंट पे आया तो ई पॉइंट को हम कहेंगे उसका फ्रैक्चर पॉइंट। मीन्स एट दिस पॉइंट द बॉडी द मटेरियल इज टोटली फ्रैक्चर्ड, है ना, पूरी तरीके से टूट गया है। जो भी वायर आपने लिया था, मेटल वायर या जो भी चीज़ें थी, वो पूरी तरीके से टूट गई हैं। तो ई पॉइंट को हम कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपका जो पॉइंट है कौन सा, डी और ई, तो डी और ई के बीच के डिस्टेंस से आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता करते हो कि अगर डी और ई के बीच में डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब है कि यहाँ से जरा सा भी आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो वो टूट गया। और अगर डी और ई के पॉइंट में बीच में अगर मान लो कुछ इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता कि यहाँ आकर के फिर यहाँ पे ई होता और यहाँ पे आपका ये पॉइंट पे आपका अगर डी होता, तो इसका मतलब होता कि आपने यहाँ से कई ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाने की कोशिश करी या फिर स्ट्रेस का चेंज किया, फिर अल्टीमेटली स्ट्रेन बढ़ते जा रहा था और अल्टीमेटली आकर के टूटा। यानी ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वो हमारा बॉडी जो होगा वो होगा डक्टाइल, यानी दो बॉडीज़ जिनके बीच में ये लेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डक्टाइल होगा, जिनके बीच में ये लेंथ कम होगी वो कम डक्टाइल होगा, है ना। तो जैसे इसको हम कहेंगे, इस बॉडी को कहेंगे हम, ये है ब्रिटल, है ना। ब्रिटल मतलब जल्दी से टूट जा रहा है। जैसे तमाम बॉडीज़ आप जानते होंगे, उसे ज़रा सा भी आप ऐसे रोटेट करने की कोशिश करो, जैसे आपके पास अगर प्लास्टिक है या अगर आपका पेन है, ज़रा सा भी उसे रोटेट करोगे या उसे ट्विस्ट करोगे तो वो टूट जाएगा। तो डी और ई के बीच में डिस्टेंस उसमें कम है। अगर इन दोनों में हम देखेंगे तो आपके पास लोहे की स्केल होगी, उसको आप ज़्यादा एक्सटेंट तक आप उसको ट्विस्ट कर सकते हो, तो वो थोड़ी देर बाद जा करके टूटेगा, तो वो डक्टाइल है, तो इसमें ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट, है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ठीक है।